एसएस एग्जाम गुरुजी चैनल पर आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। बच्चों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का जो खास टॉपिक जो हम चला रखा था हमने गॉस के नियम। तो आज हम बात करने वाले हैं गॉस के नियमों के अनुप्रयोग के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था गॉस के नियम और विद्युत फ्लक्स के बारे में। अगर वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहली वाली वीडियो आप हमारी देख सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें हमने विद्युत फ्लक्स और गॉस के नियमों को समझाया है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में। गॉस के जो नियम के अनुप्रयोग हैं वो काफी सारे नियम हैं इसमें, लेकिन हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नियम ही यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये जो गॉस के प्रमेय जो गॉस की प्रमेय यानी कि नियम जो है, इससे आधारित जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है वो ये माना जाता है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ये एक अनंत लंबाई का कोई तार लिया है हमने, इस तार के अंदर ये आवेश है। क्या है ये? आवेश है। ये आवेशित है। कौन सा आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा? ये प्लस आवेश यानी कि ये धनावेशित है और धनावेश तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है। ठीक है ना? तो ये बताया कि एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि तार से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम करती है। तो तार के कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम करती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मान ली है दूरी r, यानी r दूरी पर हमने यहाँ पर कोई बिंदु माना है P। क्या माना है? P बिंदु माना है कि तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है। तो बिंदु P पर हमने क्या माना है? एक छोटे से पृष्ठ की कल्पना की है कि जिसके अंदर से बल रेखाएं गुजर के जा रही हैं। तो यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं किसके माध्यम से? गॉस के नियम से। गॉस के नियम में क्या होता है? फ्लक्स होता है। क्या होता है? फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? वैद्युत फ्लक्स होता है कि किसी पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं, वो बल रेखाओं की संख्या की जो माप होती है वो वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो यहाँ पर हमने बिंदु P के चारों ओर एक छोटा सा पृष्ठ बनाया है और उस बिंदु P को एक आधार मानते हुए हमने इस तार के चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया है। अब ये गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करने की जरूरत क्यों पड़ी? वजह क्या है? चलिए आइए यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान के चलिए ये मेरे पास एक तार है, ये तार है, ये अनंत लंबाई का है मान लीजिए, क्योंकि देखिए मैथ में और फिजिक्स में माना की बहुत होता है, तो मान लेना है। तो ये तार है, इस तार के अंदर धनावेश है। क्या है? धनावेश है। ये एक समान रूप से धनावेशित है। तो इस तार से इतनी दूरी पर आर दूरी पर कोई बिंदु P है, मान के चलिए यहाँ पर ये है ये। ठीक है, तो ये तार है, ये तार धनावेशित है। तो इस तार से यहाँ पर इतनी दूरी पर कोई बिंदु है। तो ये बिंदु, अब मुझे बताइए, ये बिंदु इस तार के इस साइड ही थोड़े ना होगा, इधर भी होगा इतना ही, इधर भी होगा इतना ही, इधर भी होगा इतना ही, इधर भी। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर ये गॉसियन पृष्ठ खींचने की जरूरत पड़ी। और ये गॉसियन पृष्ठ जब हमने खींचा तो इसके तार के चारों तरफ एक बेलनाकार आकृति हमारे यहाँ पर बन गई। ठीक है ना? तो ये इसीलिए यहाँ पर हमने ये बेलन की आकृति यहाँ पर बनाई है और इसकी लंबाई मानी है हमने L। देखिए इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है, क्योंकि आवेश रेखीय चालक है, यानी कि जो तार है वो लंबा है, रेखा में है, तो इसका जो आवेश घनत्व है वो रेखीय आवेश घनत्व होगा। ठीक है ना? और अगर कोई समतल चादर होगी तो उसमें उसका क्षेत्रफल घनत्व होगा। ठीक है ना? और अगर कोई गोला होगा तो उसमें आयतन घनत्व होगा। तो अलग अलग होगा। तो यहाँ पर क्या है? इसका रेखीय घनत्व है लेमडा। क्या है? लेमडा। तो यहाँ पर दो कंडीशन बनती है कि जैसे ये गॉसियन पृष्ठ हमारा बेलनाकार बना है, तो इसका एक बिंदु तो यहाँ पर भी होगा, भाई यहाँ से भी तो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। ठीक है, और एक बिंदु हमारा यहाँ पर P डैश मान लिया, क्योंकि ये क्षेत्र भी नहीं छोड़ सकते हम। तो यहाँ पर ये भी लिया है हमने। ठीक है ना? यानी कि जब यहाँ पर हमने प्रश्न माना है, इसकी दिशा ऊपर की तरफ है और इसकी पृष्ठ की दिशा इधर की तरफ है। तो यहाँ पर दो कंडीशन दिखती हैं कि प्लस से आवेश की जो दिशा होती है बाहर की ओर होती है, तो यहाँ पर ई वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा बाहर की ओर है और इधर की तरफ भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो यहाँ पर क्या है? थीटा बराबर 0, यानी कि यहाँ पर इन दोनों, क्योंकि क्षेत्रफल अवयव है, क्षेत्रफल वेक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है ना? ये एक सदिश राशि है। हालांकि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, यहाँ पर ये क्षेत्रफल वेक्टर है। ठीक है ना? क्योंकि और ये सदिश राशि है, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर वेक्टर के रूप में दिखाया है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोण कितना है? 0 है। इसकी दिशा ऊपर की तरफ है, लेकिन क्षेत्र की दिशा कभी नहीं बदलेगी। वैसे क्षेत्र की दिशा कभी नहीं बदलेगी, वो जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। तो ये इधर की तरफ ही है, तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर दो कंडीशन बन जाती है हमारी। एक तो बनता है यहाँ पर हमारा φ1 और एक बनता है हमारा यहाँ पर φ2, जिसके लिए थीटा कोण 0 है और इसके लिए थीटा कोण 90 है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर एग्जाम में कभी भी माना की लिखने के लिए नहीं आता है। आपको माना की लिखना भी नहीं है। अगर लिखना भी है तो थोड़ा बहुत लिखेंगे कि माना कि एक अनंत लंबाई का एक चालक तार है और उस पे दो बिंदु लिए गए हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो आइए सीधे पॉइंट पे बात करते हैं। एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो हमें ये चित्र बनाना है और चित्र बनाने के बाद यहाँ पर लिखना है कि अ, अनंत लंबाई के अनंत
लंबाई के आवेशित तार के कारण उत्पन्न कुल फ्लक्स, उत्पन्न कुल फ्लक्स, ये आ जाएगा हमारा फाई ई। क्या हो जाएगा? फाई ई हो जाएगा। तो फाई ई बिंदु पी पर और पी डैश पर दोनों के कुल योग के बराबर होगा। तो पी पर क्या होगा हमारा? पी पर होगा हमारा फाई वन और पी डैश पर होगा हमारा फाई टू। यहां पर ये 0 है और यहां पर थीटा 90 है। तो इसमें ये आ जाएगा हमारा ई डी ए कोस 0 और ये आ जाएगा हमारा ई डी ए कोस 90। समझ में आया? तो ये कोस 90 की जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगी। तो हमारा ये क्या आ जाएगा? ये यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी कोस 1 और प्लस 0। तो ये ई, इसको बोलते हैं संपूर्ण समाकलन, ये आ जाएगा हमारा फाई ई। ठीक है ना? मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्टली लिख सके और समय बच सके आप लोगों का और हुबहू बहुत अच्छा काम आप कर सके। ठीक है? तो यहाँ पर ये देखिए, चूंकि यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ, किसका? किसी भी आकृति का वक्र पृष्ठ। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर एच। आर तो दूरी हो गई, त्रिज्या हो गई, यहाँ पर एच ऊंचाई होती है, लेकिन यहाँ पर हमने एल माना है, तो यहाँ पर हम इसको एल मान लेंगे। ठीक है? तो ये आ जाएगा हमारा पाई ई बराबर ई गुणा 2 पाई आर एल, ये हो जाएगा। इसे हम एक बार ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ठीक है? तो ये से हम क्या कर लेंगे? ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। चूंकि गॉस के गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर होता है क्यू बटे अपसाइलन नोट, क्यू बटे अपसाइलन नोट। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? बराबर रख देंगे, क्योंकि ये एक बंद आकृति है और बंद आकृति के लिए गॉस की प्रमेय लगती है। तो ये फाई ई इस फाई के बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा क्यू बटे अपसाइलन नोट बराबर 2 पाई आर एल गुणा ई। क्या हो जाएगा? गुणा ई हो जाएगा। तो यहाँ पर ई बराबर क्या ले लेंगे हम? ई बराबर क्यू अपॉन, ये वैल्यू सारी की सारी नीचे ले लेंगे हम यहाँ पर 2 पाई आर एल अपसाइलन नोट। यहाँ पर ई बराबर 1 बटे 2 पाई आर अपसाइलन नोट इंटू क्यू बटे एल, क्यू बटे एल। समझ में आया? तो यहाँ पर क्यू बटे एल, चूंकि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल। तो ये आ जाएगा हमारा ई बराबर, इसकी जगह लैम्डा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लैम्डा बटे 2 पाई आर अपसाइलन नोट। ठीक है? ये आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। यह एक सदिश राशि है। ठीक है? और जैसे कि हमने आपको विद्युत क्षेत्र के जो टॉपिक में ये चीज समझाई है, अगर आपको ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक वाला टॉपिक समझना है तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर समझ सकते हैं। तो ई बराबर लैम्डा बटे 2 पाई आर अपसाइलन नॉट, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम और ये एक सदिश राशि है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक टॉपिक है गॉस की नियम के अनुप्रयोग में पहले, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है ना? तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। कितना छोटा सा है, आपको भले से ये थोड़ा सा बड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये बहुत छोटा है और आसान भी है। बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आप इसको चित्र को अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ।